हेलो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम एक ही वीडियो में पूरे इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होने का क्या मतलब होता है, जैसे आप यहाँ पर देखें ए और बी है, ठीक है, और आपस में अभिक्रिया करके AB का निर्माण करते हैं, जो कि ए और बी दोनों से बिल्कुल ही अलग है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लेते हैं H2 + O2, ठीक है, और दोनों मिलकर H2O का निर्माण करते हैं, जो कि आप जानते हैं कि ये H2 यानी हाइड्रोजन एक गैस है और O2 यानी ऑक्सीजन भी एक गैस है। ठीक है, और जो H2O है वो एक लिक्विड है यानी कि द्रव है। तो हमने ये देखा कि दो गैसें मिलकर लिक्विड का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है, तो एक बिल्कुल नया पदार्थ का निर्माण कर रही है। तो याद रखें बच्चे कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक और चीज है कि जो ए और बी जो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं ना, उन्हें आप बोलेंगे अभिकारक। ठीक है, और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम बोलेंगे प्रतिफल। ठीक है, प्रतिफल बोले चाहे उत्पाद बोले, यहां पर हमने लिखा भी है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं अभिकारक कहलाते हैं और बनने वाले जो नए पदार्थ होते हैं उसे हम प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो या तो आप प्रतिफल बोले या तो आप उत्पाद बोले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमने जितना भी चीजें बताया अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये भी आपने समझा, और अभिकारक किसे कहते हैं ये भी आपने समझा, और प्रतिफल या उत्पाद क्या होता है इसे भी आपने समझा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में हमने देखा कि नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो जो ये भोजन का पाचन है, ठीक है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। श्वसन भी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है, और लोहे पर जंग लगना हो, चाहे मैग्नीशियम के फीते का जलना हो, चाहे दही का बनना हो, ये सब के सब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या देखने को मिलती है। तो पहली बात है अवस्था में परिवर्तन, जिसे अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि H2 है, ठीक है, जो कि गैस है, और प्लस में O2 है जो कि ये भी क्या है, गैस है। ठीक है, तो ये दोनों गैसें मिलकर H2O का क्या करती है, निर्माण करती है, जो कि ये लिक्विड है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि ये अवस्था में बिल्कुल ही क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला क्या है, रंग में परिवर्तन। तो रंग में भी परिवर्तन होता है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको कई सारी कॉन्सेप्ट आएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में भी क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। तापमान में भी परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। याद रखें बच्चे, गैस का जो उत्सर्जन होता है उसके लिए तीर चिन्ह का जो निशान दिया जाता है जो कि ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, और एक अवक्षेप का बनना जो कि अघुलनशील होता है उसको हम तीर चिन्ह का निशान नीचे की तरफ देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे भी आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है ना, आगे देखें। अब अगला है हमारा कि रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण का क्या मतलब होता है। तो यहां पर लिखा है कि अभिकारकों और प्रतिफलों को संकेतों या सूत्रों के द्वारा लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, वैसे आप अभिकारक तो समझ ही रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूं। जैसे देखो Mg है और O2 है, ठीक है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, प्रतिफल। ठीक है, तो प्रतिफल है, तो ये जो MgO जो कि इन दोनों से अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण हुआ है वो आपका क्या है, प्रतिफल। ठीक है, तो अभिकारक और प्रतिफलों को संकेतों या सूत्रों के द्वारा लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आप इसमें शब्द समीकरण में देखें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। ठीक, और क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आप इनको संकेतों के द्वारा लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम के लिए आप Mg लिख दिए, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए O2 लिख दिए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO लिख दिए। तो आपने क्या किया कि संकेतों और सूत्रों के द्वारा जो लिख दिया उसी को हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण।
ठीक है। तो याद रखिए बच्चे, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए कि अभिकारकों और प्रतिफलों को संकेत या सूत्रों के द्वारा लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब आगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं, एक असंतुलित और एक संतुलित। ठीक है, असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण। ठीक है, तो आप यहां पर देखें Mg+O2 और तीर चिन्ह का निशान MgO का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो आप इधर वाला LHS ले लीजिए, ठीक है, और इधर RHS ले लीजिए। ठीक है, अब आप तीर चिन्ह के दोनों तरफ देखें तो LHS में Mg के परमाणुओं की संख्या 1 है और इधर भी Mg 1 है। इधर देखें LHS में तो O के परमाणुओं की संख्या 2 है। ठीक है, O के 2 है जबकि इधर O के कितने हैं? 1 है। तो एक LHS में 2 हो रहा है जबकि RHS में 1 हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाया? असंतुलित समीकरण। ठीक है, यानी तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर समान ना हो, बराबर बराबर ना हो, तो आप उसे बोलेंगे असंतुलित समीकरण। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए क्या लिखा है बच्चे? संतुलित समीकरण। तो इसमें देखें आप तीर चिन्ह के इधर वाला को आप LHS ले लीजिए और इधर क्या ले लीजिए? RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आप LHS में देखें कि C कितने हैं? 1। इधर भी C कितने हैं? RHS में 1 है। और LHS में O के परमाणुओं की संख्या 2 है और इधर भी O के कितने परमाणु है? 2 है। तो इसका मतलब है कि LHS में और RHS में दोनों में क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो आपसे कोई भी प्रश्न किया जाए कि रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप आंसर देना असंतुलित और एक संतुलित। ठीक है, असंतुलित और संतुलित को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे आगे देखेंगे। यहां पर देखें बच्चे कि लिखा हुआ है असंतुलित समीकरण। ठीक है, तो हमने लिखा क्या है कि समीकरण के दोनों ओर, ये जो है आप तीर चिन्ह का निशान बोले चाहे समीकरण के दोनों ओर बोले, LHS और RHS। इधर वाले को हमने क्या बोला? LHS। ठीक है, और इधर वाले क्या मैं रखता हूं? RHS। ठीक है, तो दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या है ना वो असमान हो। यहां पर ध्यान देना बच्चे, असमान का मतलब बराबर नहीं हो। ठीक है, तो वह असंतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, या असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो आप LHS में देखें कि हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2 है और इसमें RHS में हाइड्रोजन के परमाणु 2 है। ठीक है, LHS में ऑक्सीजन के परमाणु 2 है और जबकि RHS में ऑक्सीजन के परमाणु 1 है। इसका मतलब यह है कि दोनों ओर बराबर नहीं है, यानी समीकरण के यानी तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो संतुलित हो जाएगा, अगर वो बराबर ना हो तो भाई असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखें यहां पर क्या लिखा है कि समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या है अगर वो समान हो, ठीक है ना, यानी बराबर हो, तो संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसे आप यहां पर ले लीजिए LHS, ठीक है, और इधर ले लीजिए RHS। अब आप दोनों तरफ मिलाइए बच्चे। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना आप कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर A लिखते हैं, B लिखते हैं, C लिखते हैं और आगे कोई भी अंक लिखा हो, जैसे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो आप जो है ना यहाँ 2 आगे लिखने का मतलब ये हो गया कि A भी 2 है, B भी 2 है और C भी 2 है। आगे अंक कोई भी लिखा है वो सबके लिए हो गया। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देखिए LHS में देखें तो LHS में आप देखते हैं तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 दूना के 4 और RHS में भी कितने हैं? 2 दूना के 4, यानी बराबर हो गया। इधर भी देखें ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 2 और ये जो 2 आगे लगा हुआ है ना वो मैंने बोला आपसे कि आगे सबके लिए होता है, तो ये ऑक्सीजन के लिए भी कितने परमाणु हो गए? 2। इसका मतलब कि दोनों तरफ LHS में और RHS में दोनों तरफ क्या है? बराबर है, इसलिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या संतुलित होता है और क्या असंतुलित होता है। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा कि समीकरण में तीर का निशान क्या बताता है। ये कई बार एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे देखो A है और B है। ठीक है,
ए और बी आपस में अभिक्रिया करके AB का निर्माण कर रहा है। तो ये AB का निर्माण किस दिशा में हो रहा है ये बताता है तीर चिन्ह का निशान, ठीक है। यानी कुल मिलाकर अभिक्रिया की दिशा बताता है। बस 1 नंबर में आपको जवाब देना है, ठीक है। तो समीकरण में तीर का निशान क्या बताता है, तो अभिक्रिया की दिशा बताता है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल क्या है, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों करते हैं संतुलित दोनों तरफ, ठीक है। तो हम लोग संतुलित और असंतुलित के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है और प्रश्न है कि क्यों आवश्यक होता है, ठीक है। तो एक नियम है बच्चे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, और इसी वजह से समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यानी कि ए और बी मिलकर अगर AB का निर्माण करते हैं तो LHS में, ठीक है, और RHS में दोनों तरफ पर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और ये कौन सा नियम कह रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है बच्चे। अब आगे हम बढ़ेंगे। तो लिखा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां, ठीक है। और ये कौन सी विधि से हम संतुलित करेंगे बच्चे, हीट एंड ट्रायल की विधि, ये याद रखें। जैसे आप इधर देखें, ये एक समीकरण है पहला नंबर, आप इसको H2+O2 तीर चिन्ह का निशान H2O का निर्माण हो रहा है, ठीक है, और आपको संतुलित करना है। तो ये आपका हो गया LHS, ठीक है, और इधर वाला हो गया आपका RHS, ठीक है ना। तो आप LHS में देखें तो H के कितने परमाणु है, 2 है, और इसमें भी RHS में भी 2 ही है, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 है, जबकि इधर ऑक्सीजन के 1 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ आगे 2 लिख देना है, और जो भी अंक आप लिखेंगे स्वयं वो आगे ही लिखेंगे, पीछे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन H कितना हो गया बच्चे, 2 दूना के 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो H तो 2 ही है ना, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे, तो 2 दूना के 4। तो हमने देखा कि LHS में और RHS में अब टोटल जो है ना प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, ठीक है। तो इस विधि को, जिस विधि से हमने संतुलित किया, इसे हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल की विधि। क्या बोलते हैं बच्चे, हीट एंड ट्रायल की विधि। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर देखें दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, तो इधर इसे ले लेते हैं LHS और इधर वाला को ले लेते हैं RHS, ठीक है। अब दोनों तरफ देखिए तो Mg कितने हैं, 1, और इधर भी Mg 1 है, ठीक है। यहाँ O कितने हैं, 2, और इधर O 1 ही है। तो आप आगे 2 लिख दीजिए, 2 से गुणा करिएगा, 1 में तो 2 हो जाएगा। तो आप आगे जो भी अंक लिखे हो, तो मैंने आपको बोला कि अगर A है, B है, C है, और अगर आप आगे 2 लिख देते हैं तो ये A के लिए भी 2 हुआ, B के लिए भी 2 हुआ और C के लिए भी 2 हुआ, ठीक है। तो Mg तो 2 हो गया, और यहाँ पर Mg जो है LHS में यो कितने हैं, वो भी 1 है वो। तो आप इसमें भी अब 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब आप मिला लीजिए LHS में और RHS में, दोनों तरफ क्या है कि प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या है वो समान हो गई, ठीक है बच्चे। तो अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो तीसरा नंबर को हम देखेंगे। तो तीसरा नंबर में भी हम ले लेते हैं एक LHS ले लेते हैं, ठीक है, और इधर वाले को क्या ले लेते हैं, RHS। अब दोनों में मिलाएंगे, LHS में RHS में बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें तो O आप देख लीजिए, O कितने हैं, 3 है, जबकि O इधर कितने हैं, 2 है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है, और इसमें 2 से गुना कर देते हैं, क्योंकि 2 3 कितना हुआ, 6, ठीक है, और इधर भी 3 दूना के 6। लेकिन यहाँ पर देखेंगे K कितने हैं, 1 ही है, और इधर K कितने हैं बच्चे LHS में तो K 2 है। तो हम यहाँ पर 2 से RHS में 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना कर दिए तो K भी RHS में K भी 2 हुआ और Cl भी 2 हो गया। और अब जाएंगे LHS में मिलाएंगे तो LHS में भी K 2 है और Cl 2 है, और O के परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2 3 6, और RHS में भी कितनी हो गई, 6, ठीक है। तो अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये संतुलित हो रहा है। इसे बोलते हैं हीट एंड ट्रायल की विधि बोलते हैं बच्चे, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न क्या है कि 4 नंबर की Mg, ठीक है, ये इसे हम ले लेते हैं पहले LHS और इधर वाले को क्या लेते हैं बच्चे, RHS, ठीक है। तो आप देखें तो LHS में Mg के कितने परमाणु हैं, 1, इधर भी 1, RHS में भी 1 है। H के LHS में कितने हैं, 2, जबकि इसमें H2 और H2 कितना हुआ, 4। तो आप यहाँ पर LHS में 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो LHS में जब आप 2 लिख देते हैं तो 2 दूना के 4 हो जाता है, ठीक है, और O के कितने हो गए, 2। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे LHS में और RHS में ना, तो ये बराबर हो गया, ठीक है, अगर अच्छी तरह से देखें तो। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
तो CaOCl Cl प्लस HCl, ठीक है। तो आप इधर वाले को LHS ले लीजिए और इधर को RHS ले लेते हैं, ठीक है। अब आप मिलाइए, तो यहाँ पर Ca एक है LHS में और RHS में भी Ca एक ही है, और LHS में जो है Cl कितने हो गए 2 और 8Cl ये, यानी कि LHS में Cl कितने हैं 3 है, और इसमें देखिए तो RHS में Cl 2 है और ये Cl 2 है, तो 2 2 4, तो आप यहाँ पर Ht आगे LHS में 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो Cl 2 हुआ और Cl ये वाला 2 2 2 4 हुआ, ठीक है। और आप अगर मिलाएं तो मुझे लगता है कि टोटली LHS और RHS अब क्या हो गया, संतुलित हो गया, क्योंकि अगर आप देखें LHS में तो जो Ca है वो भी एक है और RHS में भी Ca एक ही है, और O की बात करते हैं तो O एक है और इधर भी RHS में भी O एक ही है, ठीक है। और Cl की बात करते हैं तो 4 है LHS में भी और RHS में भी Cl कितने हैं 4 ही है, ठीक है। और H की बात करते हैं तो LHS में H जो है उसकी 2 है और इधर भी RHS में भी H के परमाणु की संख्या 2 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये पांचों नंबर भी आपका क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो 6 हमारा है Fe, इसको हम दे देते हैं LHS, ठीक है, और इधर वाले को दे देते हैं RHS, ठीक है। तो LHS में Fe एक है और जबकि यहाँ पर RHS में Fe 2 है, तो आप यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। ये 6 नंबर प्रश्न है हमारा। तो चले अब देखें, तो अब यहाँ पर देखिए कि O 3 है जबकि वो O यहाँ पर एक ही है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम 3 अगर लिख देते हैं LHS में H2 के पास, तो 3 में O से गुना हुआ तो O तो 3 हो गया, ठीक है, लेकिन H कितना हो जाता है LHS में, LHS में जो H है वो 3 गुना के 6, तो आप यहाँ पर RHS में जो है H2 है उसके आगे 3 लिख दीजिए, तो ये भी 3 गुना के 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि LHS और RHS दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो अगला हमारा प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में ये जो अगला मेरा पॉइंट है, तो इसमें जो हम पहले देखेंगे संयोजन अभिक्रिया को, ठीक है बच्चे। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो होते हैं वो मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद, मात्र एक ही उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे ये देखो, पहला एग्जाम्पल को आप समझो, A है और B है, ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण किए हैं, AB का, तो मात्र यहाँ एक ही पदार्थ का निर्माण किए हैं, तो इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया है। उसी तरह से C+O2, ठीक है, और ये 2 पदार्थ मिलकर सिर्फ एक ही पदार्थ का निर्माण किए हैं CO2, इसलिए ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। CaO और H2O, ये 2 पदार्थ मिलकर आपस में CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण किए हैं, इसलिए ये भी क्या है, संयोजन है। उसी तरह से H2+O2, और ये भी आपस में अभिक्रिया करके 2H2O यानी कि H2O का क्या किए हैं, निर्माण किए हैं, यानी कि एक पदार्थ का निर्माण किए हैं, इसलिए ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चे, कि 2 से 1 हो जाते हैं, 2 से 1, जैसे A और B है, ये भी 2 से 1 हो गया, C+O2 ये भी 2 से CO2 1 हो गया, CaO और प्लस H2O ये भी 2 से क्या हो गया, CaOH का होल ट्वाइस, ये भी 1 हो गया, ठीक है। 4 नंबर एग्जांपल में क्या है, H2+O2 और ये भी H2O हो गया, यानी 2 से 1 हो गया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चे कि 2 से 1 हो जाते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे आप एक एग्जांपल देखें, A और B है, ठीक है, A और B आपस में अभिक्रिया करके AB का निर्माण करते हैं, ठीक है, और AB के निर्माण के साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस में ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है, तो जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चे, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखें, C है और प्लस O2 है, ठीक है, और ये C और O2 ये CO2 का निर्माण करते हैं और प्लस में क्या करते हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कार्बन को हवा की ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप जब जलाते हैं तो CO2 उत्पन्न होता है और प्लस में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इसलिए इसे भी हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है ना।
अब हम आगे अभिक्रिया देखेंगे। तो अगला मेरा अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया के विपरीत हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया। क्या नाम है बच्चे? अपघटन। तो अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक यानी एक अभिकारक रहेगा और वो क्या हो जाते हैं, टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं, ठीक है। इसमें जैसे आप यहाँ पर देखें AB है और AB को जब हम गर्म करते हैं बच्चे, ठीक है, तो वो क्या होता है, A और B अलग हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया में 1 से 2 हो जा रहा है, ठीक है। जैसे आप देखें CaCO3, ठीक है। तो CaCO3 को जब हम गर्म कर रहे हैं तो क्या क्या प्राप्त हो रहा है, CaO प्राप्त हो रहा है प्लस में CO2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि 1 से CaCO3 ये तो एक पदार्थ हो गया और जो नए पदार्थ बन रहे हैं वो कितने नए पदार्थ बन रहे हैं, 2 नए पदार्थ बन रहे हैं। तो हम तो कह सकते हैं भाई कि इस वियोजन अभिक्रिया में 1 से 2 हो जाता है कि नहीं। और संयोजन में क्या होता है, 2 से 1 हो जाता है। अच्छा, एक और आपको नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि जो CaCO3 है बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर याद रखिए। CaCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, या इसे हम बोलते हैं चूना पत्थर, या इसे हम बोलते हैं संगमरमर, या इसे हम बोलते हैं खड़िया, या इसे हम बोलते हैं चौक, ठीक है ना। तो इस तरह से कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, खड़िया का सूत्र क्या होता है, चौक का सूत्र क्या होता है। तो कई सारे प्रश्न बन सकते हैं और सबका आंसर होना चाहिए CaCO3। उसी तरह से CaO, ठीक है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसे हम बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ठीक है, और इसे हम कली चूना के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको वियोजन अभिक्रिया समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे हमारा कि वियोजन या अपघटन, ठीक है, अभिक्रिया के प्रकार। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत वियोजन, ठीक है। यानी वियोजन का तो मतलब सभी बच्चे तो समझ ही गए होंगे कि वियोजन में क्या होता है कि 1 से 2 होता है, यानी टूट जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, टूट जाता है, ठीक है। जैसे और लेकिन यहाँ पर जो शुरू में वैद्युत शब्द लगा है, इसका मतलब है कि वो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो टूटेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखें 2H2O है, ठीक है, और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो 2H2 प्लस O2 का निर्माण होता है। यानी कि ये जो एक पदार्थ से 2 पदार्थों का जो निर्माण हुआ, ये तो वियोजन हुआ, ठीक है। लेकिन ये वियोजन हुआ तो कैसे हुआ वियोजन, आपने क्या किया, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो ये विद्युत धारा द्वारा जब वियोजन हो रहा है तो हम इसे नाम एक देंगे वैद्युत वियोजन बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैद्युत वियोजन क्या है, इसमें सीधी सी बात है, विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला वियोजन को हम वैद्युत वियोजन कहेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अगला क्या हमारा प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। तो प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि सूर्य का प्रकाश यानी प्रकाश की उपस्थिति में जब वियोजन हो रहा है तो इसे हम प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। जैसे आप पहला एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल को समझिए, 2AgCl, ठीक है, यानी सिल्वर क्लोराइड। तो इसे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब रखा जाता है तो ये 2Ag प्लस Cl2, वैसे ये 2 संतुलित किया गया है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या होनी चाहिए बच्ची, वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर 2 आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। उसी तरह से 2AgBr, इसे हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। याद रखें बच्चे, सिल्वर ब्रोमाइड से प्रश्न भी आता है कि इसका उपयोग फोटोग्राफी में भी होता है, ठीक है ना। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो कि ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, तो 2Ag प्लस Br2, यानी ये सब अलग हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से अगर कोई कहा है पूछे कि प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, तो आप आसान शब्दों में बता दीजिए कि प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पीछे हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा उत्सर्जन होता है, लेकिन ये वाला जो अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आप यहाँ पर देखें तो इसमें ऊष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, यानी ऊष्मा को इसमें ग्रहण किया जाता है, ठीक है। क्यों ग्रहण किया जाता है, तो ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, तो अभिकारक को तोड़ने के लिए होती है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देखें AB है और AB को क्या किया जा रहा है, तोड़ा गया है, A और B में तोड़ा गया है। तो इसको क्या किया गया है, गर्म किया गया है,
ठीक है, यानी कि ये उष्मा का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को कहेंगे भैया उष्मा शोषी अभिक्रिया। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, जिसमें उष्मा का शोषण होगा, ठीक है, जो उष्मा को ग्रहण कर रहा होगा उसे हम बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब यहां पर देखो CaCO3 है, ठीक है, तो CaCO3 दो भागों में बट गया है, CaO और प्लस CO2। तो क्या ऐसे ही बट गया क्या, आप इसको क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, यानी कि आप इसको उष्मा दे रहे हो, ठीक है, तो इसलिए इसमें उष्मा की जरूरत पड़ रही है, इसको गर्म किया जा रहा है, ये उष्मा को ग्रहण कर रहा है, ये उष्मा का शोषण कर रहा है, इसलिए ये उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये दोनों के दोनों बच्चे उष्मा शोषी अभिक्रिया है और वियोजन अभिक्रिया है कि नहीं है। उष्मा शोषी में क्या होता है, चलो आप मेरे साथ बोलो, उष्मा शोषी में क्या होता है, उष्मा का शोषण होता है, ठीक है, और उष्मा क्षेपी में क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा उसमें निकलता है, ठीक है ना। और ये दोनों के दोनों समीकरण जो है उष्मा शोषी का भी है और वियोजन अभिक्रिया का भी है, ठीक है, जो कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक से दो पदार्थ बन रहे हैं, और जब भी एक से दो पदार्थ बनेगा वियोजन बोल सकते हैं, और जब भी वो उष्मा को ग्रहण करेगा उष्मा शोषी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अगला है हमारा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है बच्चे। तो विस्थापन अभिक्रिया को भी समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता। अब अगर मेरी ये बातें समझ में नहीं आई होगी तो आप इस एग्जांपल को समझो, मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो Fe प्लस CuSO4, यहां पर ध्यान देना, Fe प्लस CuSO4, ठीक है। तो जो यहां पर क्या होता है, जो Fe है वो Cu को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो Cu अलग हो गया और FeSO4 खुद भी सेम एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। तो Fe किसको विस्थापित किया बच्चे, Cu को किया, ठीक है। तो इसमें कॉपर जो है लोहा से क्या है, कम क्रियाशील है, ठीक है, इसलिए जो लोहा है वो कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। याद रखेंगे बच्चे Fe है, इसको हम लोहा या आयरन बोलते हैं, ठीक है ना। तो Fe किसको विस्थापित कर रहा है, Cu को कर रहा है, किसको कर रहा है बच्चे, Cu को विस्थापित कर रहा है, यहां पर Cu आ गया आपका, और FeSO4 का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने देखा यहां पर अधिक क्रियाशील तत्व, परिभाषा देखो, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर दे। तो जिस अभिक्रिया में अगर अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे उसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें Fe और Cu में कौन ज्यादा क्रियाशील है, Fe है, ठीक है, तभी तो Cu को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, ठीक है। जो कि कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो नीला होता है। अब जब आयरन सल्फेट बनता है यानी फेरस सल्फेट जब बन जाता है तो वो क्या होता है, नीला से धीरे धीरे नीला हरा होने लगता है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ाया था कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग में भी परिवर्तन होते हैं, अवस्था में भी परिवर्तन होते हैं, ताप में भी परिवर्तन होते हैं, है ना। तो इन सब चीजों में परिवर्तन होता है। एक और चीज है, बहुत सारे बच्चे भी प्रश्न करते हैं कि भैया यहाँ पर Fe और Cu है तो यहाँ पर कैसे पता चला कि Fe ज्यादा क्रियाशील है ना। तो एक सक्रियता श्रेणी पढ़ने को मिलेगा, और सक्रियता श्रेणी में कई सारे तत्व होते हैं जो कि जितना जो ऊपर होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है। तो हम आपको आगे धातु और धातु में चैप्टर को पढ़ाएंगे, ठीक है, ये चीजों को, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया में बस आपको अभी इतना समझना है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर कौन किसको विस्थापित कर रहा है, तो लोहा जो है कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, ठीक है। तो चले अब हम आगे चलेंगे। अगला है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक है, आप एक विस्थापन को एकल विस्थापन भी बोल सकते हैं, और ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो नाम ही है द्वि, तो इधर भी दो यौगिक रहेंगे, ठीक है, और इधर भी दो यौगिक रहेंगे, मतलब कि एक LHS में भी दो यौगिक रहेंगे और RH में भी दो यौगिक रहेंगे। तो क्या होता है कि LHS के जो दोनों यौगिक हैं वो अपने आयनों का क्या करते हैं, अदला बदली करके दो नए यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का क्या करते हैं बच्चे, निर्माण करते हैं। जैसे देखो Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, तो ये क्या करते हैं कि अपने आयनों का अदला बदली करते हैं। जैसे Na प्लस है
तो ये Cl के साथ हो जाएगा, तो NaCl का निर्माण कर लेगा और H और OH जो है वो H2O का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो हमने ये देखा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो यौगिक होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं बच्चे, वो अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब आपको याद हो गया होगा, मेरे साथ बोलिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो यौगिक होते हैं, वे अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिएगा संतुलित है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको कर देना है संतुलित, वैसे भी आप संतुलित करने जान रहे हैं हीट एंड ट्रायल की विधि से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया को भी अब हम समझ लेते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें प्रतिफल विलयन से ठोस पदार्थ के रूप में पृथक हो जाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। पृथक यानी क्या होता है बच्चे, अलग हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये अवक्षेपण एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया ही बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि द्विविस्थापन में क्या होता है बच्चे, दो यौगिक होते हैं, इसमें भी दो यौगिक होते हैं, ठीक है, एक यौगिक ये हुआ और एक यौगिक हो गया, दो यौगिक होते हैं और अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें एक खास बात क्या है बच्चे कि ऐसी अभिक्रिया तब होती है जब दो घुलनशील पदार्थ जैसे Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दो अघुलनशील पदार्थों के विलयन को मिलाने पर कोई एक अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है, तब आप अवक्षेपण अभिक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट जो कि अघुलनशील पदार्थ जिसको हमने S से दर्शाया सॉलिड, ठीक है। एक चीज और है बच्चे, जब भी आप याद रखें कि जो द्रव होगा, ठीक है, आप उसे तो L से लिखेंगे क्योंकि लिक्विड बोला जाता है, ठीक है, और उसी तरह से कोई ठोस होगा तो उसके लिए आप S लिखेंगे, सॉलिड बोला जाएगा, और उसी तरह से अगर कोई गैस होगा तो आप उसके लिए G लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई जलीय विलयन होगा, ठीक है, जलीय विलयन होगा तो उसे AQ से दर्शाएंगे, एक्यूअस, ठीक है, एक्यूअस यानी कि जलीय विलयन। तो यहाँ पर Na2SO4 जो है ना, सोडियम सल्फेट, ये जलीय विलयन है, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन है BaCl2, ठीक है, इसलिए एक्यूअस दिया हुआ है। और बेरियम सल्फेट जो ये अवक्षेप यानी अघुलनशील है, ठोस के रूप में बच जाता है, इसलिए S लिखा हुआ है। और NaCl का विलयन प्राप्त हुआ है, इसलिए AQ, ठीक है ना। और तो ये जो है ना BaSO4 ये एक अवक्षेप प्राप्त हुआ है, इसीलिए हम इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया बच्चे, अवक्षेपण अभिक्रिया। कि दो ये अभिक्रिया तब होती है जब दो घुलनशील पदार्थों के विलयन को मिलाने पर, ठीक है ना, कोई एक अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है, और ये किसमें, इसमें किसका हुआ है, बेरियम सल्फेट का हुआ है, इसलिए अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया, ठीक है। आई होप कि अवक्षेपण अभिक्रिया भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आप उसका जवाब ऐसे दीजिए ना कि इस अभिक्रिया में कोई अम्ल होता है। अम्ल बच्चे क्या होता है वो आपको हमने दूसरा चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, वैसे आप थोड़ी सी जान जाइए। अम्ल स्वाद में जो होता है ना वो खट्टा होता है, कैसा होता है बच्चे, खट्टा होता है, और जो भस्म होता है वो कड़वा होता है, ठीक है। तो जो अम्ल होता है और जो भस्म होता है ये आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप इसमें देखें, अम्ल है और भस्म है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलो आप मेरे साथ बोलो कि कोई अम्ल भस्म के साथ क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ने वाले हैं आठसीकरण, ठीक है। आठसीकरण को हम उपचयन भी बोलते हैं और अवकरण को अपचयन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी परिभाषा ध्यान दीजिए। आठसीकरण या उपचयन, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का संयोग
और हाइड्रोजन का वियोग होता है, ठीक है। और अवकरण या अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग होता है, ठीक है। यूं आप कह सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, सीधा बता दीजिए कि ऑक्सीजन का संयोग हो तो वो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, इतना तो आप बोल सकते हैं। उसी तरह से कोई पूछे अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप इसमें बता दीजिए कि ऑक्सीजन का जब वियोग होता है यानी ऑक्सीजन जब हट जाता है, दूर भागता है, ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन का संयोग बोले तो उपचयन बोलिएगा, और जब ऑक्सीजन का वियोग बोले तो आप अपचयन बोलिएगा, ठीक है। कैसे बोलना है, फिर से एक बार, ऑक्सीजन का संयोग बोले क्या बोलिएगा, उपचयन, और जब ऑक्सीजन का वियोग बोले क्या बोलिएगा, अपचयन। याद हुआ, फिर से एक बार चले मेरे साथ बोलिए। ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो क्या बोलेंगे आप, ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो आप कहेंगे उपचयन, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चे, उपचयन। और जब ऑक्सीजन का वियोग हो जाए ना तो आपको क्या बोलना है, अपचयन। ये तो 2 लाइन याद रहेगा, ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का वियोग, ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का वियोग, ये 2 लाइन याद रखें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसे हम सुन लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जो अभिक्रियाएं होती है वो साथ साथ होती है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, CuO है, ठीक है, प्लस H2 है, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके Cu और प्लस H2O का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो CuO दिया हुआ है, ठीक है, और तीर चिन्ह के दूसरे साइड में देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, Cu आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो CuO है बच्चे, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ जो CuO है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभिक्रिया जब हो रही है तो यहाँ पर सिर्फ बच रहा है Cu बच रहा है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का वियोग हुआ कि संयोग हुआ, ये तो वियोग हुआ, क्योंकि यहाँ पर Cu ही मात्रा बचा, जबकि यहाँ पर क्या है, Cu है। तो जब ऑक्सीजन का वियोग हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, अवकरण बोलेंगे, सिंपल। अब आप यहाँ पर देखिए H2 है, क्या बच्चे, H2, ठीक है। अब आप इधर साइड में देखें तो H2 है और यहाँ पर क्या है, H2O है, यानी कि H2 में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का संयोग होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो क्यों ऑक्सीकरण कब बोला जाएगा, अवकरण कब बोला जाएगा, ये बातें याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर Cu है, CuO का क्या हो रहा है बच्चे, अवकरण हो रहा है, ठीक है। और H2 का क्या हो रहा है, H2 का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको रेडॉक्स अभिक्रिया भी समझ में आ गया होगा। अब कोई भी प्रश्न किया जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है ना, आंख मूंद के बोलना है भाई कि ऑक्सीकरण और अवकरण यानी उपचयन और अपचयन जब दोनों साथ साथ हो ना तो उसे हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। आगे तो आगे है बच्चे कि दैनिक जीवन में उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है संक्षारण, ठीक है। तो जब भी कोई पूछे ना कि संक्षारण किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना ही संक्षारण है, ठीक है। या चांदी के जो ऊपर जो है ना, चांदी के ऊपर काली परत, ठीक है, कैसी परत बच्चे, काली परत, और तांबे के जो ऊपर है ना हरी परत चढ़ना ही संक्षारण कहलाता है, ठीक है। संक्षारण का मतलब होता है कि उस धातु को क्या कर देना, धीरे धीरे उसमें क्षति पहुंचाना उस धातु को, ठीक है। तो संक्षारण जब होती है तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, और जंग जब लगता है लोहे की वस्तुओं पर ना तो ये भी याद रखना उसका जो कलर होता है ना वो लाल भूरा कलर होता है, ठीक है। चांदी के ऊपर जब काली परत जमने लगे तो समझ जाएगी चांदी का संक्षारण अब होना चालू हो गया, ठीक है। तांबे के ऊपर जब हरी परत चढ़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब कि तांबे का संक्षारण शुरू हो गया, ठीक है। तो संक्षारण क्या है, तो आप सिंपल वे में बोल सकते हैं कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है, ठीक है। तो संक्षारण जब कोई धातु ऑक्सीजन, नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत क्या हो जाती है, वो संक्षारित तो हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे वो धातु क्या होने लगती है, खराब होने लगती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। तो एक बात और है कि संक्षारण होने के लिए ऑक्सीजन, नमी, इन सब चीजों की जरूरत होती है। अगर मान के चलते हैं कि कोई भी लोहे की वस्तु है, ठीक है ना, अगर लोहे की वस्तु को अगर आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो वो लोहे की वस्तु पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जंग लगने के मेन कारण जो होती है ना, एक हवा
और प्लस में पानी, ठीक है ना। इन दोनों की वजह से क्या होता है कि जंग लगती है लोहे की वस्तुओं में, ठीक है। और इसलिए हम बार बार अक्सर उस लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते हैं या और कई चीजें करते हैं जिससे हम संक्षारण से बचा सकते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चले अब आगे देख लेते हैं कि यसद लेपन, ठीक है। यसद लेपन को हम गैल्वेनाइजेशन ही कहते हैं, ठीक है। और विद्युत लेपन, ठीक है। विद्युत लेपन का मतलब ये होता है बच्चे कि विद्युत धारा के द्वारा, ठीक है ना, जैसे लोहे की वस्तु है और विद्युत धारा के द्वारा जो है क्रोमियम निकेल की जो परत चढ़ा देना विद्युत धारा के द्वारा, उसे हम कहेंगे विद्युत लेपन, ठीक है ना। और यसद लेपन में क्या होता है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है ना। इसे हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। सब चीजें याद रखी जाती है। पेंट करके भी हम संक्षारण से धातुओं को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। चले अब आगे एक और लास्ट पॉइंट है विकृत गंधिता, ठीक है। तो विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो विकृत गंधिता की परिभाषा में लिखा है वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री यानी खाने वाली चीजें वायु के संपर्क में आने पर वो उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। देखो बच्चे, ये जो चीजें लिखा हुआ है वो भले ही आप इसे पढ़ो लेकिन अपने मन से बताया करो। जैसे हम पूछे विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो आप सिंपल वे में तो ये भी कह सकते हैं कि खाने वाली चीजों को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो वो उसका जो स्वाद है, गंध है, वो उसमें परिवर्तन आ जाता है, इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। या खाने वाली चीजों को खुली हवा में छोड़ देने पर वो खराब हो जाता है, इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो बोलने के तो कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो आप अपने ढंग से बोलना सीखे, ठीक है। आप पढ़े सारे चीजें, किताब की भी बातें सीखे, इसमें भी नोट्स में लिखा गया, इसमें भी आप पढ़े, ठीक है ना। कोचिंग के जो सर पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़िए आप, लेकिन जब बोलने की पारी आए तो अपने मन से बोलना है, बना के बोलना है, ना कि चीजों को रटना है आपको, ठीक है ना। आगे हम बोलेंगे, आगे एक विकृत गंधिता से रोकने के उपाय क्या है, ठीक है। हम विकृत गंधिता को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो देखो, वायुरोधी बर्तन में हम खाद्य सामग्री को रखकर विकृत गंधिता यानी कि खराब होने से बचा सकते हैं। वायुरोधी बर्तन का मतलब कि ऐसे बर्तन जिसमें हवा ना प्रवेश कर सके, ऑक्सीजन ना प्रवेश कर सके, उसे हम बोलेंगे वायुरोधी बर्तन। उसके बाद है कम सक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है बच्चे वो प्रति आटसी कारक है, ठीक है ना। प्रति आटसी कारक का मतलब होता है कि वो ऑक्सीजन से साथ वो कोई भी, अगर ये चिप्स वाले पैकेट है, ठीक है ना, तो चिप्स वाले पैकेट है, इसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, तो ये ऑक्सीजन को ये प्रवेश करने नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन को प्रवेश, नाइट्रोजन जो है इसमें चिप्स वाले पैकेट में, चिप्स वाले थैले में नाइट्रोजन गैस भरने का कारण यही है कि नाइट्रोजन एक प्रतिआटसी कारक पदार्थ है, ठीक है ना। तो ये याद रखें आप। और इसके बाद और एक विकृत गंधिता को रोकने के एक और मैं आपको उपाय बता रहा हूं, शीतलन के द्वारा, ठीक है। शीतलन यानी ठंडा करके भी आप विकृत गंधिता, आप जैसे फ्रीज होता है, फ्रीज में आप क्या करते हैं, चीजों को रख देते हैं जो कि वो ज्यादा दिन तक चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि विकृत गंधिता से बचाने के लिए 3 तरह के आइडिया अपना सकते हैं, ठीक है। और एक प्रश्न, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है कि चिप्स वाले थैले में या चिप्स वाले पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है बच्चे, तो ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसका आंसर बता देना नाइट्रोजन, ठीक है। अगर बच्चे सच में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।